अगली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब यूट्यूबर नीतीश राजपूत को एडिक्विटी नाम की फर्म ने 2.5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का नोटिस 2.5 करोड़ रुपए का हेलो नीतीश भाई, आपके पास 2.5 करोड़ रुपए हैं? हाँ तो वो कुछ ऐसा मैं कह रहा था कि कुछ 1000 रुपए उधार। हेलो नीतीश भाई, छोड़ो, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एडिक्विटी ने नीतीश राजपूत पर 2.5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट किया। अब तुम्हें पता नहीं हो कि केस क्या है, तो तुम्हें याद है एसएससी का जब एग्जाम हुआ था, इसके एसएससी स्कैम का पूरा मसला चला था, तो जो एजेंसी थी जिसने एनटीए के बिहाफ पे एग्जाम करवाया था वो थी एडिक्विटी, और उसको लेकर नीतीश राजपूत ने पूरा वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने पूरा बताया था कि कैसे इनको टेंडर मिले, क्या क्या बच्चों को परेशानियां हुई, कितने कितने एग्जाम सेंटर दूर थे, कितने बच्चों के एग्जाम छूट गए, पूरा सब कुछ यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। लगभग 6 मिलियन व्यूज हैं वीडियो पे। 7 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली एडिक्विटी आज 135 करोड़ पे बैठी है। एडिक्विटी एनटीए का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एमपी का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एसएससी का टेंडर हारी, वो भी टेंडर कैंसिल। टेंडर हारते ही टेंडर कैंसिल हुए, रूल चेंज हुए, दोबारा टेंडर आया और फिर टेंडर जीता। ये अमीर का बच्चा नहीं है कि सेंटर पे 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा। अपनी वीडियो की रिसर्च के लिए नीतीश राजपूत ने कई सारी स्टूडेंट टेस्टिमनीज, आरटीआई रिप्लाईज, न्यूज रिपोर्ट्स का यूज किया था। अब इन पर एडिक्विटी ने डिफेमेशन का केस किया है और बोला है कि द वीडियो कंटेन्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड हैज हार्म द कंपनीज रेप्यूटेशन, और इस रेप्यूटेशन डैमेज का ही भरपाई चाहते हैं इन कैश एंड इन काइंड। पैसे भी दो और वीडियो भी डिलीट करो। अच्छा, इनको तो डिफेमेशन नोटिस भेजा है, न्यूज लॉन्ड्री पे ऑलरेडी केस कर चुके हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। और ये बहुत स्टैंडर्ड प्लेबुक है बड़े बड़े कंपनीज और कॉर्पोरेट का। बढ़िया बढ़िया लॉयर्स की टीम होती है, एक स्ट्रॉन्ग केस बना के कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में होता है कि स्टेटस को मेंटेन हो जाए। इन मोस्ट केसेस कोर्ट एक एडवाइजरी जारी करता है कि इस केस पे ज्यादा बात नहीं की जाए, और फिर उस एडवाइजरी का बयान देके ये बाकी लोगों का मुंह बंद कराते हैं। थोड़ी तो शर्म खा लो। ये कोर्ट कचहरी ऑफिशियल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंटेशन के अलावा बाहर भी एक रियल दुनिया होती है जहां तुम्हें अपने आप से मिलना होता है। एक यूट्यूबर को परेशान कर रहे हो और आपको भी पता है आपने टेंडर कैसे फाइल किया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे कैसे एग्जाम सेंटर हुए, बच्चों ने क्या क्या परेशानी दी, कैसे कैसे बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी की। कभी कभी जाके देखना, ऐसे ऐसे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, झोपड़पट्टी में छत टपक रही होती है, यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, बगल में एक भगोना रखा होता है जिसमें पानी चू चू करके टपक रहा होता है। वो बच्चा जाता है एसएससी की तैयारी करके कुछ अपने घर वालों को एक उद्धार करने के लिए, उसको आप अपने घर से सीधा 200-300 किलोमीटर बाहर का सेंटर देते हो। उस बच्चे के फ्यूचर और उसकी फैमिली की उम्मीदों के साथ जो खिलवाड़ होता है ना, वो 2.5 करोड़ के आप 250 करोड़ भी ले लो 50 यूट्यूबरों से, आप भरपाई नहीं कर पाओगे उसकी। जितने बच्चे हैं ना जो जब स्कैम होता है जा जाके तुम यूट्यूबरों के डीएम में लिखते हो कि इस बात पे बात करो, उस पे बात करो, लो कर ली उसने बात, आप कोर्ट कचहरी में परेशान करेंगे उसको। इसीलिए कोई बात नहीं करता आपके हक की। यूट्यूबरों से अकाउंटेबिलिटी मांगने से कभी फुर्सत मिले तो अपनी मीडिया और सरकार से भी अकाउंटेबिलिटी मांगो। जस्ट अ सजेशन। एंड आजकल यूट्यूब पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। अगली हुई इन दोनों को लेकर, नहीं इनकी तो हो गई ना, हाँ इनका तो मैटर हो गया, दोनों ने वीडियो डाल ली, सब अपना हाँ खत्म, भूल गए सब। अगली हुई है कैरी मिनाती को लेकर। कैरी मिनाती ने अपने YouTube चैनल पर कॉफी विद करण की पैरोडी वीडियो अपलोड की थी, कॉफी विद जलन। एंड तुम जानते हो कॉफी फॉर करण इज व्हाट अमिताभ इज टू रेखा। टॉपिक को लेकर थोड़ा टची है। अब जलन तो हुई या तो करण जौहर को या जिनके इसकी पैरोडी हुई थी, रणवीर सिंह, खली और सलमान खान। तो एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ तो मैं मानूंगा बहुत ज्यादा ही स्टीरियोटाइप कर दिया था। खैर करण जौहर साहब मामले को कोर्ट ले गए और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अजय नागर AKA कैरी मिनाती को कहा कि अपने चैनल से आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। कोर्ट ने बचा लिया, वरना कमेंट सेक्शन पढ़ के तो वैसे ही कर दे रहा था। आजकल मामला दोस्तों सेफ नहीं है, थोड़े से मजे ले लो, लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। सफेद कपड़ा, नहीं सफेद कपड़ा, फालतू की बातें मत करवाया करो मुझसे, सफेद कपड़ा। अच्छा, राजपाल यादव का केस तो तुमने सुन ही लिया होगा। छोटा डॉन आजकल जेल की सलाखों के पीछे नहीं है और कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, इन्हीं की फिल्म बन गई है। दरअसल इन पर लेनदारों के 9 करोड़ रुपए वापस ना चुकाने का आरोप है। अब आपका थोड़ा सा सर फटेगा यहाँ पे, पर मामला आज से 15 साल पुराना है। 2010 में अपनी मूवी अता पता लापता के लिए इन्होंने एक प्राइवेट फर्म से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। 2 साल बाद 2012 में फिल्म रिलीज भी हुई और फ्लॉप भी हो गई। अब फिल्म चले ना चले, इन्वेस्टर का काम चलना चाहिए, उसने पैसे मांगे तो इन्होंने उनको चेक काट के दिया, और वो चेक जब बैंक में लेके गए तो पता चला कि चेक नहीं उनका कट गया है, क्योंकि वो बाउंस हो गया। फिर वो दोबारा गए, उन्होंने बोला तुमने चेक दिया था, वो गलती हो गई सर, गलती हो गई, सॉरी, दूसरा चेक लिख के दिया। दूसरा गए, फिर बाउंस, फिर बाउंस,
फिर बाउंस। इतना बाउंस एमसीजी की पिच पे बॉलर्स को नहीं मिलता जितना इनके चेक को मिल गया। बाद में राजपाल यादव के खिलाफ सेक्शन 138 के तहत कोर्ट में केस दर्ज हुआ। काफी टाइम कोर्ट कचहरी का चक्कर चला। वो 5 करोड़ का मूल ब्याज चढ़ते चलते आज 9 करोड़ का हो गया है और राजपाल यादव अभी तक पैसे नहीं दे पाए हैं। इनफैक्ट उन्होंने इस हफ्ते पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया कि भैया मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और मैं बहुत अकेला हूं, मेरे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अब अगली हियरिंग 16 फरवरी को होगी। बट यहां पे बताना जरूरी है कि स्टोरी ना थोड़ी मैच नहीं कर रही, क्योंकि राजपाल यादव की जो नेटवर्थ अगर आप देखोगे, उनका इंडस्ट्री कनेक्शन देखोगे, उनकी फेस वैल्यू, जितना उन्होंने काम की है, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल काम नहीं मिल रहा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारी मूवीज उन्होंने की हैं। 5-6 करोड़ तुम्हारे लिए मेरे लिए ज्यादा होंगे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, राजपाल यादव के लिए अगर बिल्कुल ही ईमान पे बात आ जाए कि देना पड़ेगा वरना कल जेल चले जाएंगे, तो उतने पैसे की जुगाड़ वो भी कर सकते हैं। अभी इनके पास पैसे हैं नहीं, ये दे नहीं पा रहे या देना नहीं चाहते, ये छोटे पंडित की बड़ी मिस्ट्री है। एंड यू नो, ये बाउंस चेक जितना तुम्हें लगता है उससे बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू पुट द स्पॉटलाइट ऑन। हमारे कानून में इसकी बात कही गई है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और ये बाउंस चेक के केसेस बहुत ज्यादा फाइल होते हैं। जिनका लीगल बैकग्राउंड है वो इस बात को समझेंगे। मैं नंबर्स के थ्रू बताता हूं। दिल्ली के 11 कोर्ट है और इन 11 कोर्ट में कुल मिला के लगभग 15.5 लाख क्रिमिनल केसेस फाइल्ड हैं। इनमें से लगभग 5.5 लाख यानी कि लगभग 35% केसेस बाउंस चेक के हैं। और सिर्फ एक साल में ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 4.5 लाख थे, 2025 आते चाहते ये 5.5 लाख केसेस हो गए। तो इसमें पूरा इंडियन एक्सप्रेस का ये वाला आर्टिकल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके पढ़ लेना आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली कंट्रोवर्सी सुनो तुम शोर सभा से, आई मीन लोकसभा से। अरे बोलने तो मैं बस न्यूज बताऊं, नहीं लूंगा मोदी जी का। अच्छा सिर्फ न्यूज बता। अरे मैं कर नहीं रहा हूं, मैं बस इतना न्यूज, थोड़ी सी एक खबर बताऊंगा डिटेल में। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि सदन में इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन। का कंट्रोल मेरा माइक। हाँ, लोकसभा के मैच में इन दिनों एम्पायर को लेकर ही विवाद चल रहा है। हाँ, ऑपोजिशन ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया है विद 118 मेंबर्स साइनिंग टू इट। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उनको लगता है कि भाई नहीं हमारा काम नहीं बन पा रहा, इनसे हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नो ट्रस्ट मोशन भी कह सकते हो उसको तुम। ओम बिरला पर एक्टिंग इन ब्लिटेंटली पार्टिजन मैनर यानी पक्षपात का आरोप लगाया गया है। विपक्ष का कहना है कि बजट सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बोलने का मौका ही नहीं दिया और इनमें से 8 मेंबर्स को गलत सस्पेंशन भी किया, जो कि मुझे बहुत पर्सनली गलत लगता है। ओम बिरला देखो भाई, सबकी पॉलिटिक्स असाइड, बट क्या क्यूट आदमी है। देखो ओम बिरला को देख के ऐसा लगता है कि एक वृद्ध आदमी चिल्ड्रंस पार्क में आ गया हो, अपना बचपना देख के ही इज जस्ट हैप्पी टू बी देयर ना। उन्हें इस साइड से मतलब है, वो इस साइड को देख के भी स्माइल करते हैं, वो उस साइड को भी देख के स्माइल करते हैं। एक को सुनते रहते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, वो बात अलग है। और जब मोदी जी बोल रहे हो तो ऐसा लगता है कि किसी भी मोमेंट पे उठ के वो रोज डे विश कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, खैर बजट सत्र में अगर तुम्हें नहीं पता तो क्या हुआ था, तो बहुत 1 घंटे शोर शराबा हुआ था। राहुल गांधी दरअसल फॉर्मर आर्मी चीफ MM नरवणे की एक अनपब्लिश्ड बुक से रेफरेंस लेकर इंडिया वर्सेस चाइना के जो गलवान मुद्दा हुआ था उस पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। From the memoirs of Army Chief Naravane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. Only started. बट सरकार के मंत्री खासकर राजनाथ सिंह जी बार बार उठ के ये कह रहे थे कि ये जो बुक से रेफरेंस लेना चाह रहे हैं ये एक अनपब्लिश्ड बुक है, इसलिए आप इसको सेशन में रेफर नहीं कर सकते। यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। जिसके बाद ओम बिरला ने राहुल गांधी की आवाज को वैसे ही दबाया जैसे 2 पाव के बीच में एक बड़ा। बाय द वे, बड़ा पाव से याद आया, तुम देख रहे हो क्या चल रहा है उस मैटर में? वो उसका फुल कॉस्प्ले चल रहा है। एक दिन पति बदल रही है, दूसरे दिन धर्म बदल रही है, तीसरे दिन फिर धर्म और पति दोनों बदल दे रही है, पता नहीं क्या चल रहा है उसका। एनीवे यार, तुम डिस्ट्रैक्ट कर देते हो मुझे, वापस टॉपिक पे आने दो। कुछ दिनों पहले होम मिनिस्ट्री ने देश के काफी गहन मुद्दे पर गाइडलाइंस जारी करी। राइट विंग ग्रुप्स पे गुंडागर्दी की गाइडलाइन। अबे माँ बाप बच्चों को खेलने से थोड़ी मना करते हैं। गाइडलाइन है उससे भी जरूरी मुद्दे पर, वो है नेहरू सॉरी कि वंदे मातरम कौन गाएगा और कौन नहीं गाएगा, और अगर गाएगा तो कितना गाएगा। गाइडलाइंस है बेसिकली नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लेकर। पूरा 10 पेज का चिट्ठा है, पर मोटा मोटा क्या हिसाब है आप स्क्रीन के सामने पॉज करके देख सकते हो।
अब अगर तुम सोच रहे हो अचानक से वंदे मातरम पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, तो बता दूं इसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है। और आज की बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे को समझने के लिए बुलाते हैं बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े मुद्दे को, नेहरू, जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए वंदे मातरम गाने के लास्ट के 4 पैरा हटा दिए थे, क्योंकि उन पैरास में हिंदू देवियों का नाम आता था। उस टाइम पे कांग्रेस ने हटा दिया और कहा कि ये सेक्युलरता को बरकरार करने के लिए किया गया है। अब तुम ये देख रहे हो ये टॉपिक कितनी परफेक्ट रेसिपी है, नेशनलिज्म की बात भी हो जाती है, इसलिए मेन मुद्दे पे बात नहीं करनी पड़ती, फिर सेक्युलरिज्म भी टारगेट हो जाता है और नेहरू तो टारगेट पे है ही। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। What if I wanted to sing the कभी खुशी कभी गम version? No, actually that would be not good. How about you? Like, do we have like new mix, like something like DJ Sonu version? Finally, a big win for the citizens of India. Government has woken up and solving the most important issues. मेरा भी यही पॉइंट कि वंदे मातरम में रट के गा तो लूं, पर फिर भी अच्छे से नहीं गा पाऊंगा क्योंकि खांसी आ जाती है इतनी पॉल्यूशन में। अपने रिस्क पे आए। Thank God I was worried government was focused on less important issues like environment, pollution and poverty. We are safe. बस एक बार मेरा वीजा क्लियर हो जाए। जब दवाई के पैसे ना हो तो गरीबों को नमक की पुड़िया बांध के दे देते थे। ये भी कुछ ऐसा ही है। तू भाई तेरा बैकग्राउंड क्या है भाई? तू कितने गरीबी, तूने कितनी गरीबी देखी है? हम शुद्ध गरीब हैं। Who gives a shit? People you voted for. मुझे सबसे मजेदार बात पता क्या लगती है कि वंदे मातरम कौन गाएगा, कब गाएगा, कितना गाएगा, इस पे बात हो रही, पर वंदे मातरम में क्या है वो तो सुजलाम सुफलाम मलय। भाई आप गा के सुनाओ। संशयाम मलयाम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम। यस, वाह, मेरा भी वीजा क्लियर हो जाए। अविनेश सिंह इसी मुद्दे पर बोलते हैं कि वंदे मातरम के 6 स्टांजास कंपलसरी करना कल्चरल अवेयरनेस के लिए अच्छा स्टेप हो सकता है, बट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कल्चरल अवेयरनेस के लिए स्टेप है, पहले ये तो बताओ। कंपलसरी करना क्या मतलब, क्या चाह रहे हो? तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस की नहीं हमें ये भी जनगण मन गा रहे हैं ना लोग, वंदे मातरम में जो पहले ना सुजलाम सुफलाम, साफ हवा साफ पानी साफ जमीन, पहले वो कंपलसरी करो। पहले AQI 200 के ऊपर नहीं आने दो, पहले जो पानी आ रहा है उसमें कीटाणु ना हो, पहले जो दूध आ रहा है उसमें टट्टी ना भरी हो, ये कंपलसरी करो। गाना कोई कल्चरल अवेयरनेस नहीं होता। जब इंसान बचेगा तब सोसाइटी बचेगी, तब कल्चरल होगा, तब कल्चरल अवेयरनेस होगा। थोड़ा सा नीचे से सोचो जरा, ये ढोसलेबाजी में ना रहो। अच्छा, हमने अक्सर सुना है कि गंगा हमारे पाप धो देती है, पर कुछ लोग उसको ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। पिछले हफ्ते हरिद्वार से एक वीडियो सामने आई जहां पर एक कर्मचारी झाड़ू लगा के पूरा घाट से कचरा साफ करता है। वाओ, वेरी गुड, नाइस, स्वच्छ भारत अभियान। पर वो गंगा घाट का कचरा साफ करके गंगा में ही साफ कर देता है। ट्रू एग्जाम्पल ऑफ राम तेरी गंगा मैली। A river worshipped as divine treated like a dumping ground। यही तो आयरनी है हमारे देश की। ऋषिकेश से किसी ने वीडियो बनाई थी कि वो देख रहे हो आप गंगा जा रही है, गंगा में ये देखिए आप पूरा नाला ड्रेन बिना अनट्रीटेड सीवेज छोड़ा जा रहा है, तो एक कमेंटर आता है नीचे कहता है कि गंगा नहीं गंगा मां बोल। मैं तुम्हारी कंट्रोल इशू पे फोकस कर ले, आंखों से पट्टी खोल ले। एंड बस यहाँ पे 2 पॉइंट। पहली बात तो अपने उस ढोसले से बाहर निकल जाओ प्लीज, कि हम ना बस नदी को मां बोलते हैं तो उसे मां मानते नहीं मानते। भाई हम बहुत बड़ी हिपोक्रेट कम्युनिटी है इस मामले में। वो उन देशों में जाओ जो नदी को बस नदी मानते हैं और देखो उसको कितना साफ रखते हैं, और एक हम है नदी को मां बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर सारी पूजा सामग्री पन्नी सहित उसी में डाल देते हैं। जिस शहर से गंगा निकलती है वहां के लोकलाइट्स इस बात को मानेंगे कि फैक्ट्री तो छोड़ो, नाले के नाले बिना ट्रीट किए उसमें डाल दिए जाते हैं। 30,000 करोड़ रुपए आपके और हमारे टैक्स के पैसों से शुरू हुआ था नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या हुआ उसका? तुम्हें अगर मेरी बात झूठ लग रही हो तो ये व्यक्ति हैं जेरेमी वेड। ये दुनिया भर की नदियों का अध्ययन किया है इन्होंने। एक शो करते थे ये रिवर मॉन्स्टर्स, कितने सारे इंडेंजर्ड एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके लिए इन्होंने काम किया। हाल ही में इन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री डाली थी गंगा नदी पर, जिसमें ये गंगा नदी में जाते हैं, 80 घाट पे पानी निकालते हैं, पानी निकाल के देखते हैं उसका FC काउंट कितना है, और उसमें वही बैक्टीरिया मिलता है जो अभी तुम्हारे अमूल के दूध में मिला। Pure water. This is what water should look like. This is the Ganges water. What does this mean? It means fecal coliform bacteria. Basically, the water here is full of human waste. मतलब विदेशी जो होते हैं ना, वो आके देखते हैं कि भाई वो पानी जिसको हम आचमन कर ले रहे हैं, वो उस पानी को सूंघना तक पसंद नहीं करते। थोड़ा प्लीज तुम्हारा ईगो हर्ट करना चाह रहा हूं यहाँ पे, ताकि तुम जो नदी को मां बोलते हो उसे मानना भी सीखो।
रिकमेंडेशन ऑफ द वीक, जेरेमी वेट का गंगा नदी पर ये वाला वीडियो यूट्यूब पे आपको फ्री मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर देखना। और आपको ये सुन के लग रहा है कि भाई देश तो गड्ढे में जा रहा है, तो भाई मैं बता दूं आप गलत हैं, क्योंकि देश नहीं, देशवासी ही गड्ढे में जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बताया है कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में पोर्टहोल्स रिलेटेड डेथ 50% बढ़ गई हैं। हाँ, सिर्फ खड्डों में गिर के पिछले 5 सालों में लगभग 10,000 लोगों की जान गई है। दैट्स 6 लाइव्स पर डे। करप्शन यस, डिग्निटी ऑफ लाइफ नो। और ये तो वो लोग हैं जो नंबर्स बन के रह गए हैं, क्योंकि हमारे बीच नहीं है। इनसे दुगना नंबर उन लोगों का है जिनकी एक्सीडेंट में सीरियस इंजरीज हुई हैं। कहीं जा रहे थे, खड्डे में गिर गई गाड़ी, एक्सीडेंट हुआ, किसी के सर में चोट आई, किसी को कोई एम्प्यूटेट हो गया। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रोड जब बन रही हैं तो अच्छी क्वालिटी का डामर नहीं डाला जा रहा। टेंडर लेते वक्त नेता, अप्रूव करते वक्त अधिकारी और बनाते वक्त कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा जा रहे हैं। ये करप्शन है। 10,000 लोग यार, उसमें मेंशन करना जरूरी है कि इसमें कोविड का टाइम भी इंक्लूडेड है। लगभग 1-2 साल वो थे जब लोग रोड पे थे ही नहीं। अगर तब सब कुछ नॉर्मल चलता तो ये नंबर और हाई होता। और पूरे देश में 5 स्टेटों के नाम हाईलाइट होते हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब और तमिलनाडु। रोड एक्सीडेंट्स के हर 5 में से 4 मामले इन्हीं स्टेट से आते हैं। इनफैक्ट आधे तो सिर्फ यूपी के हैं। कितने अधिकारी, कितने कॉन्ट्रैक्टर, कितने नेताओं पे केस हुआ, कौन अरेस्ट हुआ, कुछ नहीं। ये लोग बस नंबर बन के रह गए। और पता है क्यों? ऐसा नहीं हमारे पास बजट नहीं है, हम तो भाई सबसे ज्यादा अपने इंफ्रा पे खर्च कर रहे हैं ना। रीजन बस ये है कि हमारे देश में जान की कीमत नहीं है। और जान की कीमत क्या होती है पता है? तो मैं यूएस के केसेस समझाता हूं। सिएटल में हुआ था, इंडियन ओरिजिन की लड़की, 23 साल की एक लड़की थी वहां पे, जानवी। सिएटल पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार में इसको उड़ा देती है, इसकी जान चली जाती है। अभी रिसेंटली कोर्ट केस सेटल हुआ है, जब उन लोगों को निकाला गया है नौकरी से, उन पे कार्रवाई हुई है और 262 करोड़ रुपए कंपेंसेशन मिला फैमिली को। एंड दैट्स नॉट हश मनी, एंड दैट्स देम सेइंग कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लिए लीजिए, कुछ कर सकते हैं आपके लिए। तो ये होता है, तब बनते हैं यूएस। अच्छा, अगली न्यूज सुनो फाइनेंस से। अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ खेले, जिसमें दुनिया भर के मार्केट डिस्टेबलाइज हुए, उसके बाद सोने की कीमत बहुत बढ़ी थी। और इससे मार्केट में एक चेंज आया कि जो गोल्ड के ईटीएफ थे, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में लोगों ने स्टॉक से ज्यादा गोल्ड की ईटीएफ में इन्वेस्ट किया और उनको रिटर्न्स भी ज्यादा मिले। ये बात एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने ही अपनी रिपोर्ट में रिलीज करके बताई। इनफैक्ट जैसे ही ऑर्गेनाइज मार्केट में डिस्टेबलाइजेशन हुआ, गोल्ड का प्राइस सिर्फ पिछले 1 साल में डबल कर गया। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि क्या ये स्टॉक वगैरह, सोना प्लाट खरीदो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आप ऑनलाइन ट्रेड वेट से करो, जो आप करेंसी लो, वो ठीक है, बट जो रियल एसेट है, जो सोना और जमीन माना जाता है, वो हमेशा ही लो रिस्क और हाई रिटर्न रहता है। एक और लो रिस्क और हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट बताऊं, आप एक नई स्किल सीख सकते हो। आजकल ये जॉब्स खा रहा है, वो आर्टिकल वायरल हुआ है, वो आपको पता ही है। इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि अब आप एक नई स्किल सीखें, और उसके लिए सबसे अच्छा मौका है, तो मैं ये लगा स्पॉन्सर है मेरे पास। मैं तो बस ये देख रहा था कि कौन कौन स्किप कर देता है इस मुद्दे पे। शिट! जिसने स्किप कर दिया ना, उसकी बहन की, बस वही देख रहा था मैं कि किससे दुश्मनी रखनी है मुझे। अगली बार जब पार्टी से पैसा खाऊंगा ना, तुम ही लोग को गुमराह करूंगा। सपोर्ट नहीं करते हो सालों। सागर चौधरी बोलते हैं, सार्थक भाई, इट फील्स लाइक देयर इज अ वाइड स्प्रेड लैक ऑफ सोशल एटिकेट एंड एथिक्स इन इंडिया, स्पेशली अमंग द मेल पॉपुलेशन, वेयर इट्स द जुडिशरी, द मिनिस्ट्रीज एंड द पुलिस। करप्शन सीम्स टू बी एवरीवेयर। इट हैज बिकम नॉर्मलाइज्ड। भाई, हमने जब सवाल करना बंद किया, जब खराब चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं था, वो एक टेंडेंसी थी जो एज सिटीजन हमने बदल दी। अब हम हर चीज को लेके नॉर्मल है। सड़क बनने में करप्शन हो या बनी हुई सड़क पे के बगल में मूतता हुआ कोई आदमी हो, एक बार जब आपकी उस मेंटालिटी में आ जाते हो ना कि हाँ ठीक है, चलता है, होता रहता है, हमें क्या, वैसा ही है, जो है क्या करें, वो बिहेवियर हर सोसाइटल सेंस में रेप्लिकेट होता रहता है। इज व्हाट आई हैव लर्नड।